साथियों नमस्कार। आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं आज फिर जो जौनपुर की घटना है उसमें कुछ ऐसे बिंदु हैं जो सभी लोगों को नहीं पता है और मेरा मानना है कि सारे बिंदुओं को जानना और आखिर घटना इस तरह की घटना के बावजूद जो है ये प्रशासन इतना लापरवाह क्यों रहा, ये सब कुछ जानना जो है बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग बात शुरू करते हैं। कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूँ जिससे इस तरह की घटनाओं पर लगाम लग सकती है। कुछ ऐसी बातें हैं जो सैकड़ों वर्षों से समाज को जकड़ के रखी हैं, जो सॉल्व नहीं होना चाह रही हैं और हमारे जो सत्ता में हुक्मरान रहते हैं वो उस तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है। बिल्कुल जो है अब भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र ये कहता है कि भारत की जो जनता है, ये सत्ता, ये शासन, इसकी शक्ति जनता के हाथ में है। लेकिन क्या आपको ऐसा महसूस हुआ है आज तक कि आपने जो वोट दे के सरकार बनाई है उसमें उसकी पावर जो है जनता के हाथ में है? ऐसा कभी आपको दिखा? मुझे तो नहीं दिखा कि जनता के हाथ में जो इस तरह की कोई पावर है कि वो उसके ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जो है खुल कर के आवाज़ उठाए। आपको मालूम है, आप जब अपने ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, शासन प्रशासन को घेरते हैं, तो आप ही के ऊपर उल्टा मुकदमा दर्ज हो जाता है। आप ही को दोषी बना दिया जाता है कि आप शांति भंग कर रहे हो, आप तोड़ फोड़ कर रहे हो, आप प्रदर्शन कर रहे हो, ये है वो है। आप ही को फंसा दिया जाता है प्रशासन द्वारा, आप ही को जेल में डाल के धमकी दी जाती है कि ज़्यादा बोलोगे, ज़्यादा नेतागिरी करोगे, तुमको अभी जेल में डाल दूंगा, मुकदमा दर्ज कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मेरा समझ में नहीं आता है, ये प्रशासन वाले जो मोटी तनख्वाह लेते हैं ये हमें डराने के लिए हैं या हमारी मदद करने के लिए हैं? किसी गांव में अगर एक सिपाही जो है चला जाता है तो लोग डर के मारे सहम जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, साहब नमस्ते करने लगते हैं। सम्मान देना एक अलग बात है, लेकिन डर के मारे सम्मान देना या उनसे डरना, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आपको अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। आप अपनी ताकत के बारे में बखूबी जानते ही नहीं हैं कि आपके पास कितनी ताकत है। 11 तारीख को हम लोग वहाँ रहते हैं और बीच में वहाँ पुलिस आती है। जब पुलिस से बातचीत होती है, सब कुछ होता है, वहाँ ज्ञापन दिया जाता है, लेकिन मीडिया का रोल आप जानते हैं क्या है इसमें? उस समय वहाँ कोई पत्रकार नहीं रहता है, ना प्रिंट मीडिया का, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। इसलिए कल मैंने जो है अपने वीडियो की लिंक में ये कहा था कि बाइकॉट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। लेकिन साथियों, 12 तारीख के अखबार में जो खबर, जो खुद को देश का सबसे प्रतिष्ठित अखबार कहता है, दैनिक समाचार पत्र है, जो खुद को इस देश का नंबर 1 अखबार कहता है, उस अखबार में खबर ये छपी कि पुलिस से तीखी नोकझोंक होती है और पुलिस जो है ग्रामीणों को खदेड़ देती है। पुलिस जो है ग्रामीणों को खदेड़ देती है। दैनिक जागरण के अखबार में ये छपा है कि पुलिस ग्रामीणों को खदेड़ देती है, जबकि आपने इतनी सारी लाइव वीडियो देखी, आपको लगा कहीं कि पुलिस हमें डंडा लेके दौड़ा रही है, हमें खदेड़ रही है? ये मीडिया का रोल है। इस चीज़ को आप लोगों को समझना होगा कि वंचितों, दबे कुचलों या जिनकी आवाज़ शासन प्रशासन तक नहीं पहुंच पाती है, उनकी आवाज़ जब आप बनने का प्रयास करते हैं तो कोई भी आपकी मदद नहीं करता है, कोई आपका सहयोग नहीं करता है। मालूम है आपको?
कहीं किसी टीवी चैनल या कहीं उस पर आपने देखा ये जो 11 तारीख को वहाँ प्रदर्शन हुआ? किसी चैनल में आपको, चूँकि ये बहुत बड़ी खबर है और हमारी ताकत क्या बना? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के माध्यम से सभी भाइयों को जानकारी मिलती है इस केस की। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग पूरी जानकारी को शेयर करते हैं, वायरल करते हैं, लोगों तक पहुंचती है, लोग जुड़ते हैं, वहाँ 11 तारीख को पहुंचते हैं। इतने लोगों को जानकारी हो जाती है, क्या मीडिया को जानकारी नहीं हो पाती कि भाई यहाँ कुछ होने वाला है, या इस तरह की घटना वहाँ घटी है? उस घटना पर किसी अखबार वाले ने छापा इसको कि क्या घटना है, क्या नहीं घटना है? जो मैंने इस वीडियो के ऊपर हेडलाइन में लिखा हुआ है ना, उस हेडलाइन पे अभी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ये नॉर्मल आपसे बातचीत कर रहा हूँ, अभी चर्चा उस पर बाकी है। हम लोगों को खुल कर के सामने आना होगा साथियों। अभी आपको बलिया की घटना पता है क्या? कल या परसों की घटना है। लड़की जो है छेड़छाड़ लड़की के साथ होता है, वो विरोध करती है तो उसे अत्याचारियों द्वारा तेजाब पिला दिया जाता है। क्या उन अत्याचारियों को, उन दुराचारियों को या उन अपराधियों को बख्शने लायक है? साथियों, 11 तारीख को जो हम लोगों ने वहाँ प्रदर्शन किया था, ज्ञापन सौंपा था, हम लोगों के ऊपर प्रशासन ने अपनी कार्रवाई करते हुए 144 लगाई है, एफआईआर दर्ज किया है 76 लोगों के ऊपर, जिसमें 16 लोग नामजद हैं और 60 लोग अज्ञात हैं। लेकिन कल शायद एएसपी ने आश्वासन दिया कि उस मुकदमे को खारिज कर दिया गया है, उसका पेपर कल मिलेगा, यानी सोमवार को। ये राजनीतिक दबाव रहा। कल जो लोग वहाँ पहुँचे थे, नेता लोग 12 तारीख को पहुँचे थे। एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा मैं कि जो प्रधान गिरफ्तार होके गया है, जिस पे गांव वाले भी अब बोलना, धीरे धीरे उनके अंदर हिम्मत आ रही है कि इस तरह से जब एफआईआर में धाराएं बढ़ गई हैं और कुछ धाराएं उसमें ऐड हो गई हैं, दोनों अपराधियों को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है और प्रधान जो है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, तो गाँव वाले अब जो पीड़ित परिवार है उसके सपोर्ट में धीरे धीरे आ रहे हैं। लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि जो प्रधान यादव है, जो गिरफ्तार हुआ है, उसको बचाने के लिए उसके लोग लगे हुए हैं। अंदर ही अंदर कार्यक्रम चल रहा है उसको छुड़ाने का जेल से। और ये भी पता चल रहा है कि उसमें कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं जो अंदर अंदर ये कर रहे हैं। हम मान सकते हैं लगभग 20 सालों से वो प्रधानी में था। अभी तो उस प्रधान के ऊपर जांच होनी चाहिए कि उसके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, कितने लोगों को उसने शौचालय मुहैया करवाए, कितने लोगों को आवास दिया है। अब तो वो उसको तो छोड़ा नहीं जाएगा। अगर पुलिस प्रशासन इस केस से उसको निकाल भी देता है, बचा भी लेता है, तो हम उसको बचने नहीं देंगे। उसके ऊपर उसके विभाग की कार्रवाई करवाई जाएगी, जांच करवाई जाएगी कि कितने लोगों को उसने शौचालय दिया है, कितने लोगों को उसने आवास दिया है, उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है। अगर उसने शौचालय आवास दिया होता तो जिस नेहा बिटिया के साथ ये दुराचार, अत्याचार, उसकी हत्या हुई है, उसके घर पे शौचालय, उसके घर पे आवास, उसके घर के पास रास्ता या नाली की व्यवस्था होती ना, यानी कि यहाँ भी भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार का मुकदमा उसके ऊपर चलेगा। और ये हम लोग ज़रूर करवाएंगे अगर प्रशासन हिला हवाली करके प्रधान को बचाने का कार्य करती है तो। साथियों, हमको बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। अभी सिर्फ धाराएं लगी हैं, जब इसकी विवेचना होगी तो विवेचना में प्रशासन उन दोनों को निर्दोष साबित करके जेल के बाहर भी भेज सकता है। उन्हें, उन 2 अन्य अपराधियों को जो अभी परसों गिरफ्तार हुए हैं और प्रधान को। तो हमको इन सारे मुद्दों को बिल्कुल तैयार रखते हुए और अपनी नज़र बनाए रखते हुए इस मामले पर ये देखना है कि कहीं प्रशासन इस तरह की कोई कार्रवाई तो नहीं कर रहा है, उनको छोड़ने नहीं देना है। अगर वो छूट जाएंगे
तो हमारा प्रयास, जो एकजुटता उस दिन दिखी थी 12 तारीख को, 11 तारीख को युवाओं के प्रदर्शन के बाद वहाँ सारे नेता पहुँचे थे। इतने दिन तक सो रहे थे सभी लोग। जब इनकी राजनीतिक जो छवि है वो धूमिल होने लगी, इनको लगा कि उनकी राजनीति ख़त्म हो जाएगी, ये जो सड़क पे युवा निकले हैं ये इनको ले डूबेंगे, तब ये पहुंचते हैं प्रदर्शन के बाद। और एक चीज़ और बताऊं, इतना सब कुछ हो गया, धारा और फिर उसमें ऐड हो गई ना, अभी कुछ लोग इस पे राजनीति शुरू कर दिए हैं। साथियों, आपको याद होगा, आप इतिहास पढ़ते हैं या पढ़ा होगा आपने, उसमें आपको मिला होगा कि किस तरह से जो ये चतुर्थ वर्ण बनाया है इस हिंदू सभ्यता में, इस धर्म में, जिस धर्म पे लोगों को लड़ाया जाता है, उस ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो वर्ण बनाया गया है, इस वर्ण में शूद्रों के ऊपर कितना अत्याचार हुआ है ये आप लोग बखूबी जानते हैं। शूद्र बनाया गया, शूद्र मीन्स अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो नीच कहा जाता है उसको। क्या आप नीच हैं? ऐसा कौन सा काम करते हैं जिससे आप नीच हैं? या जिन लोगों ने नेहा बिटिया के साथ इस तरह का अत्याचार किया है, नीच उन्हें कहा जाएगा या नीच इन जातियों के आधार पर बांटे जाएंगे? मैं तो उन्हें नीच समझता हूँ जो इस तरह की घटिया सोच रखते हैं, जिन्होंने इंसान को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में बांटा है, जिन्होंने जातियों में बांटा है, उनके ऊपर थूकने का मन करता है, जिन्होंने जाति व्यवस्था बनाई है। अब कुछ भक्त ये कहेंगे कि आरक्षण क्यों लेते हैं आप लोग, तो उन अंधभक्तों को ये जरूर पढ़ना चाहिए कि आरक्षण का प्रावधान संविधान में क्यों किया गया है, ये जरूर पढ़ लेना, उसके बाद आरक्षण के बारे में बात करना। जानते हैं साथियों, एफआईआर इस घटना का 2 तारीख को क्यों दर्ज हुआ? नहीं जानते होंगे, तो आपको बताता हूँ कि 2 तारीख को एफआईआर क्यों दर्ज होता है। वो गांव, वो परिवार सामंतवादियों से इतना डरा है, पूरे गांव की बात कहूँ, इसीलिए 29 तारीख को घटना घट जाती है जब विकास जी के साथ, नेहा जी के जो पिता हैं उनका नाम विकास है, उनकी पुत्री के साथ ये घटना जब घटती है, उसके बाद से उनके घर पर गांव का कोई व्यक्ति नहीं जाता है। इस दुख की घड़ी में लोग उनसे बातचीत करना छोड़ देते हैं। 2-3 लोगों को छोड़कर, 2-3 वहाँ आदमी हैं, पुरुष हैं, वही लोग केवल वहाँ जाते हैं, उनका हालचाल लेते हैं, बाकी पूरा गांव उनसे मुंह मोड़ लेता है, कोई जाता ही नहीं है। क्यों मालूम है आपको? डर, सामंतवादी डर, दबंगों का दबदबा है उस एरिया में। वो समझते हैं कि ये कीड़े मकोड़े हैं, इनको रौंदते रहो, ये कभी पलटकर जवाब नहीं देंगे। आप रौंदने के लिए बने हो? नहीं। आपको रौंदा जाए इसलिए आप बने हो? नहीं ना। आप ऐसे लोगों को रौंदने के लिए बने हो जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। साथियों, 2 दिन तक इतना डर था लोगों में, उसके घर वालों में, कि वो ये खबर फैलाते हैं कि बिटिया को सांप ने काट लिया है या बिटिया ने जहर खा लिया है। इस तरह की सूचनाएं आती हैं, इसीलिए एफआईआर दर्ज नहीं होती है थाने में। ये खबर फैलाई जाती, इतनी बड़ी दर्दनाक घटना होने के बाद ये खबर फैलती है कि उसको सांप ने काट लिया है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई है और सुबह उसको जला दिया गया, दाह संस्कार उसका कर दिया गया। ये खबर फैलाई जाती है। इसको कहते हैं डर। किसका डर? ये तथा कथित ऊंची जातियों का डर। जो खुद को ऊंची जातियां कहते हैं ना, इसमें सभी लोग बुरे नहीं होते, इसमें भी अच्छे लोग हैं, लेकिन इनके अंदर वो गंदगी भरी हुई है। अभी जो पुरानी गंदगी है ना, वो भरी हुई है। कुछ ही लोग उस गंदगी को साफ कर पाए अपने दिमाग से। इंसान के अंदर भेदभाव को कुछ ही लोग अपने दिमाग से मिटा पाए हैं, जो तथाकथित उच्च जाति वाले हैं। ये डर उस गांव में पूरा पसरा है, इसलिए कोई भी पीड़ित परिवार के पास उस गांव का नहीं जा रहा। मुझे तो बहुत ताज्जुब होता है कि अरे यार, 21वीं सदी चल रही है, 70-72 साल हो गए, लेकिन एक चीज़ और यहाँ खुल के आती है कि इतने सालों के बाद भी उस गांव में इस तरह की सोच वाले इंसान हैं, जो जातियों के हिसाब से लोगों को न्याय देते हैं, उनके साथ वैसा व्यवहार करते हैं। इसी को हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, ऐसे बनेगा?
जहाँ पर इस तरह की विचारधारा हो, मनुष्य का मनुष्य के प्रति स्नेह ना हो, कोई लगाव ना हो, उस किसी मनुष्य के साथ कोई घटना घट जा रही है तो गांव वाले डर जा रहे हैं। इसको सामंतवादी डर कहते हैं, जिस डर के कारण पूरा गांव एक तरफ हो गया और उस पीड़ित परिवार को अकेला छोड़ दिया। हमारे कुछ साथी वहाँ जाते हैं, सुभाष चंद्र निषाद जी हैं, वो उस पीड़ित परिवार के घर तीसरे दिन जाते हैं। उनसे पूछते हैं तो नेहा की माता फपक कर रो पड़ती हैं फपक कर। फिर बताती हैं कि उसके बिटिया के साथ कैसे क्या हुआ, उसकी बिटिया की लाश कहाँ मिली। तब जाकर उन 5 समाजसेवियों की वजह से FIR दर्ज होता है। लेकिन वहाँ हमारे इन भाइयों के जज्बे को तो सलाम करते हैं, लेकिन उनसे यहाँ भी थोड़ी सी गलतियाँ हुई। लेकिन खैर उस गलती पर हमने विजय प्राप्त कर ली है। ये ऐसी विचारधारा है जिससे संसार में, अपने देश में, अपने लोगों में दीवारें खड़ी करी जाती हैं। इस विचारधारा को हम लोगों को त्यागना होगा, तभी हम एक मनुष्य होने का फर्ज निभा पाएंगे और किसी के दुख में शरीक हो पाएंगे। इस डर को ख़त्म करना होगा साथियों, और ये डर युवा ही ख़त्म कर सकते हैं। किसी डर को सिर्फ युवा ही पैदा कर सकते हैं और किसी डर का खात्मा भी सिर्फ युवा ही कर सकते हैं। 11 तारीख को जो डर हम लोगों ने समाज के नेताओं में पैदा किया ना, उसका परिणाम रहा कि वो 12 तक भागे भागे आए, बिना किसी पूर्व सूचना के भागे भागे वहाँ पहुँचे। और क्या कहते हैं मालूम है, 11 तारीख के प्रदर्शन में जो लोग शामिल रहते हैं, ये नेता वहाँ जाके क्या कहते हैं पता है? अरे ये जो लोग कल प्रदर्शन करके गए हैं ये तो मेरे ही लोग हैं, इनको तो मैंने ही तैयार किया है, तब ना ये सड़कों पर उतरे हैं। इनका कपड़ा देखकर इनके ऊपर मत जाओ, अंदर से ये इनको जो दिया गया है वो मैंने दिया है, ये हमारे ही कैडर के लोग हैं। तो ऐसे तथाकथित झूठे और मक्कार नेता, तथाकथित सामाजिक जो पार्टी है उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको मैं समझाना चाहता हूँ कि ये जो झूठ का पुलिंदा लेकर आप राजनीति कर रहे हो ना, ये मत करो। आपको पिछले 10 साल से समझाया जा रहा है, लेकिन आप अपने समाज के साथ ही गंदी राजनीति करते हो। थोड़ा शर्म कर लो, ऐसे मुद्दों पर तो राजनीति ना करो। हम आपके कैडर नहीं हैं, और जो लोग वहाँ गए थे ना, वो आपके कैडर को लात मार चुके लोग थे। हम तो कभी आपके कैडर में नहीं रहे, लेकिन जो लोग आपके कैडर में रहे और आपको लात मार चुके हैं, आपकी विचारधारा को छोड़ चुके हैं, उसको दुत्कार चुके हैं, वो लोग वहाँ पहुँचे थे। उनमें सोचने समझने की शक्ति है, वो सही गलत का निर्णय अपने विवेक से, स्वविवेक से कर लेते हैं। आपके पीछे वही सिर्फ भाग रहे हैं जिन्होंने अपने सोचने और समझने की शक्ति आपके कदमों में डाल दी है। कुछ और हमारे मित्र हैं जो आपके साथ जुड़े हैं, लेकिन वो अपने दिमाग से काम करते हैं, उनसे मेरी लगातार बात होती है। आप कहते हो कि आपके द्वारा ये सब हो गया, आपके कार्यकर्ता पोस्ट डालते हैं कि निषाद पार्टी ने नेहा निषाद को इंसाफ दिलाया। कहाँ इंसाफ मिल गया है? सिर्फ धारा बढ़ी है। इंसाफ मिलने में ये जो AC में बैठ के आप आए ना, ये जो एड़ी चोटी है ना, घिस जाएंगी एड़ियाँ। सुन लीजिए, एक करना पड़ता है एड़ी चोटी को इस तरह के मामलों में इंसाफ पाने के लिए। खुद को समाज का नेता कहते हो और ऐसी गाड़ी से वहाँ जाते हो जिस पर सांसद लिखा हुआ है। सांसद हो कहीं के? जब आप समाज को चाहिए, कहाँ के सांसद हो भाई आप? सांसद बनने का इतना ही शौक होता ना तो पार्टियों के गोद में जा के नहीं बैठते, कभी सपा, कभी भाजपा, कभी ये, कभी वो, दम पर लड़ते। एक ही विधायक बनता अपना, एक ही सांसद बनता अपना, अपने सिंबल पे तो लड़ते, अपने लोगों को लड़ाते, तो पैसा मत लूटते। जिसको टिकट दिया उससे पैसा लूटा। लूट खसोट सिर्फ पैसे से मतलब है और किसी चीज़ से नहीं। समाज वालों, ये समझ लो इनको, ये कभी आपके साथ न्याय नहीं किए हैं। ये जो 12 तारीख को ये पहुँचे हैं ना, बिना किसी पूर्व सूचना के, वहाँ के लोगों को भी सूचना नहीं दी जाती है। रात में 11 बजे सूचना दी जाती है कि कल जो है आपको वहाँ ये सारी व्यवस्था करनी, उपस्थित होना है, मैं कल आ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि राजनीति खतरे में पड़ गई थी इनकी। और जिन लोगों को ये लग रहा है कि इनके जाने के बाद उन दोनों की गिरफ्तारी हुई है, उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग नई दिल्ली पिछले हफ्ते से ही इसमें उनको गिरफ्तार करने की मुहिम छेड़ रखा था और इन दोनों की गिरफ्तारी सुबह में ही हो जाती है। आयोग से जानकारी मुझको मिलती है, तो बताते हैं लोग कि
उन दोनों की गिरफ्तारी सुबह में ही हो गई थी और मुकदमा धारा बढ़ने का भी वहाँ से हो चुका था सब कुछ। ये तो वहाँ जाके शोबाजी हुई है, बस डांटा जा रहा है, फटकारा जा रहा है। अरे इतनी हिम्मत है तो समाज के ऊपर और भी तो अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं जाते? ये गए वहाँ पे? सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए आप लोग। इनको नेता मत मानिए। हमने लाइव में आके इनकी थोड़ी प्रशंसा इसलिए की थी क्योंकि 10 सालों में पहली बार हमको लगा कि बंदा जो है सचमुच में समाज के लिए गया है, लेकिन नहीं, ये अपनी राजनीति को बचाने के लिए गया था। ज़रा इनसे पूछिए, अब तो मामला कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में पैरवी के लिए कौन से वकील को ये कर रहे हैं, किन लोगों की कमेटी का ये गठन कर रहे हैं, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिना लीगल लड़ाई, कानूनी लड़ाई लड़े न्याय नहीं मिलेगा साथियों। और अगर न्याय नहीं मिलेगा और ये आरोपी छूटते हैं तो जौनपुर में जो 11 तारीख को युवा साथियों ने किया है ना, वो तो मात्र शुरुआत है। अगर न्याय नहीं मिला, सही जांच नहीं होती है तो उससे बड़ा प्रदर्शन होगा। आप लोग इनको बता दीजिए कि राजनीति ये ना करें। तथाकथित पार्टी के महामना झूठे इंसान मक्कार, पता नहीं नींद कैसे आती है ऐसे लोगों को जो समाज के साथ ही जो है राजनीति करते हैं। मेरे तो समझ में नहीं आता कि खाना इनको पच जाता है कि नहीं पचता है। इस पूरे मामले में मीडिया साथियों, जिस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आप और प्रिंट मीडिया को पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखते हो फ़ोन्स में और टीवी में, उनका पूर्णतः बहिष्कार कर दो साथियों, पूर्ण बहिष्कार करो। आपकी बहन के साथ इतना बड़ा अत्याचार होता है और ना तो टीवी में दिखता है और ना ही अखबार में कहीं खबर आती है। जब प्रदर्शन होता है, सब कुछ होता है, तब अखबार वाले जागते हैं। 11-12 दिन के बाद खबर निकलती है कि पुलिस ने ग्रामीणों को खदेड़ा, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। ऐसे समाचार पत्र को जला देना चाहिए। एक पक्षी खबर छापते हैं ये लोग, दूसरे पक्ष के जाने में इनकी फटती है। अखबार समाज का आईना होता है। वो जो देखता है ना आईने में, जब आप चेहरा देखते हो तो जैसा आपका चेहरा होता है, आईना आपको वैसा ही दिखाता है। उसमें कुछ एडिटिंग करके आईना आपको दिखाता है क्या कि आपके मोछ नहीं है तो आपको मोछ लगा देगा? ऐसा करता है आईना? नहीं करता है ना। या आपके सर पे बाल है तो आपको गंजा बना दे? आईना ऐसा करता है? या आप गंजे हो तो सर पे बाल उगा दे? कभी नहीं करता आईना। तो मीडिया आईना है, चौथा स्तंभ है देश का। और ये सारे के सारे दलाल भले पड़े हैं अभी मीडिया में, बस सब भरे हैं दलाल। बस एक पक्षी खबर चलाते हैं, इनको दूसरे पक्ष से बातचीत करने में शर्म आती है। क्यों? क्योंकि इस घटना के आरोपी जो है वो तथाकथित उच्च जातियों के हैं। आपको मालूम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, विनय पाठक, अजय सिंह, विपिन खैरवार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ने मिलकर एक शूद्र, नेहा निषाद की हत्या की है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ने एक बार फिर से शूद्र को प्रताड़ित किया है और ये सदियों से होता आ रहा है। आप देखिए इसको। तो अब इनके खिलाफ आवाज़, अब आप ये भी गौर कीजिए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की जनसंख्या इस देश में मात्र 10 से 15% है। इसीलिए सत्ता में बैठे लोग जनगणना नहीं करवाते हैं। 85 से 90% जनसंख्या SC, ST, OBC के लोगों की है, माइनॉरिटी के लोगों की है। आप जनगणना की आवाज़ उठाओगे तो उसे दबा दिया जाता है, क्योंकि ये जानते हैं अगर हमारी वास्तविक संख्या अगर देश वालों को पता चल गई तो देश वाले एकत्र हो जाएंगे और ये इस देश पे SC, ST, OBC का शासन आने लगेगा। फिर ये तथाकथित 15% वाले, 10% वाले सत्ता से बेदखल हो जाएंगे साथियों। और ये जो सारी सुख सुविधाएं भोग रहे हैं ना, ये हम लोगों का अधिकार है। ये हमारे पैसे पे जी रहे हैं। हमारे आपकी सुविधाओं को उनका गला घोंट कर ये अपना पेट भर रहे हैं। जो सुविधाएं SC, ST, OBC में जो वंचित वर्ग है, जिनके पास घर नहीं है, नौकरी नहीं है, जिनके बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिल रही है, ये उनके पैसे को खाते हैं जो नेता हैं। आप अवलोकन खुद करिए, मेरे बातों पर आप बिल्कुल मत जाइए। आप खुद अवलोकन करिए कि आपके एरिया में, आपके ज़िले में, आपके गांव में जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें कैसी शिक्षा दी जाती है। अपवादों को छोड़ दीजिए, 1-2% अपवाद ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैक्सिमम मतलब 95 से 99% स्कूल ऐसे हैं जहां स्कूल वो आपको लगेंगे ही नहीं।
जैसे गाय भैंस का तबेला होता है ना, उस तरह का नज़र आता है। कहीं फर्श नहीं है तो कहीं पंखे नहीं हैं, दीवारें टूटी हैं, ब्लैक बोर्ड नहीं है, अध्यापक समय से नहीं आते हैं। भोजन में ये जो एमडीएम चला है ना, इसमें भोजन में कितनी बार तो बच्चे खा खा के मर गए हैं। भ्रष्टाचार की खबरें इतनी आती हैं। अभी एक कौन से ज़िले की खबर थी जहां नमक और रोटी दी जाती है खाने को, तो उस पत्रकार को सस्पेंड वो कर दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। आप आवाज़ बनिए, जो आपका अधिकार है उसके लिए आवाज़ बनिए। आपको मालूम है प्राथमिक विद्यालयों में कौन पढ़ने जाता है? आप कभी किसी विद्यालय का रजिस्टर उठा के देखिए तो उसमें मैक्सिमम बच्चे SC ST OBC के होते हैं। उनको वो शिक्षा से वंचित रखने का ये षड्यंत्र रचा जा रहा है ताकि ये पढ़े नहीं और ना तो अब इनकी बुद्धि का विकास हो। हम जैसा कहें वैसा ये करते चलें, हम जैसे इनको दबाएं ये दबते रहें, ये कभी अपनी आवाज़ ना उठा सकें। समझ रहे हैं ना आप लोग? शिक्षा की व्यवस्था देख लीजिए, आपके यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा, उसका अवलोकन कर लीजिए। हर तरफ अभी भी भ्रष्टाचार है। देश के इतना आज़ाद हो और आपको धर्म में, जातियों में फंसाकर और इन पाखंडों में फंसा करके आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आप ये समझिए, आपका जो समाज है वो प्रकृति का उपासक रहा है। हम यहाँ के जल और जंगल के राजा हैं। जल और जंगल पर आधिपत्य था हमारा। बड़े बड़े समुद्रों में नौका के द्वारा, जो नौकायन था, उसके यातायात का जो साधन था वो नौकायन था पहले साथियों। तब उस समय देश सोने की चिड़िया कहलाता था। हाँ, आप अपने आप को समझिए, आप हैं क्या वो समझना बहुत ज़रूरी है। SC ST OBC को वो समझना बहुत ज़रूरी है कि वो हैं क्या। अपना इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है, अपना हक और अधिकार जानना कि आखिर आप SC ST OBC में क्यों बांटे गए हैं, आपको आरक्षण क्यों मिला है। सिर्फ आरक्षण के लिए कि हमको 17 जो जातियां हैं उनको इतना % आरक्षण दो, SC में शामिल कर दो। आप SC में शामिल होकर क्या करोगे? क्या आपके पास डिग्री है नौकरी लेने के लिए? क्या आप उतने पढ़े लिखे हो? पहले पढ़ोगे लिखोगे, जब दिमाग तेज होगा, सोचने समझने की आपके अंदर शक्ति पैदा होगी ना, किसी भी बात के लिए खुद से निर्णय लेना जब शुरू करोगे, ठीक है, खुद से जब निर्णय लेने लगोगे तब असली शिक्षित माने जाओगे। तब आपको किसी भी प्रकार के आरक्षण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस गांव की जो दशा है ना, वो आप देख लोगे ना। जो लोग गए थे उनसे पूछिए आप कि नेहा के गांव की दशा क्या है। सड़कें नहीं हैं साथियों, झोपड़ियों में लोग रहने को मजबूर हैं। ये जो सरकारें बड़ा बड़ा वादा करती हैं कि हम शौचालय दे दिए, ODF घोषित कर दिए गांव, ज़िले को, गांव को, लेकिन शौचालय बने ही नहीं और ज़िला ODF हो गया। हर ज़िले में मुख्य विकास अधिकारी होता है, उससे प्रश्न करिए। आपके गांव में अगर सुविधाएं नहीं हैं तो उससे प्रश्न करिए कि सर आखिर आवास क्यों नहीं सबको मिल रहा है, इतना लेट क्यों हो रहा है, शौचालय क्यों नहीं मिल रहा है, सड़कें क्यों नहीं बन रही हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उचित सही सलामत क्यों नहीं है, उनमें उचित व्यवस्था क्यों नहीं, उचित दवा क्यों नहीं मिल रही है। इन सब के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा आपको। अपनी आवाज़ खुद बनना, कोई आपकी मदद नहीं करेगा, आपको स्वयं अपनी मदद करनी पड़ेगी। इस घटना के पीछे बहुत सारे अनछुए पहलू अभी बाकी हैं। इसके पीछे बहुत सारी ऐसी साजिशें हैं, जनप्रतिनिधियों में आपसी मनमुटाव भी है। साथियों, आप लोग समझिए, इस चीज़ को समझना बहुत आवश्यक है। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, राजनीतिक चेतना बहुत आवश्यक है आप लोगों के अंदर। पढ़ेंगे नहीं तो आरक्षण का कोई मतलब नहीं है, लाख आरक्षण आपको मिल जाए, लेकिन जब आप शिक्षित नहीं रहोगे, आप पढ़े लिखे नहीं रहोगे, तो उस आरक्षण का क्या मतलब है, आप मुझे बताओ। हम पढ़े लिखे, हमने इंजीनियरिंग की है, कंप्यूटर साइंस से हम BTech हैं, लेकिन आरक्षण के दम पे हम नौकरी नहीं कर रहे हैं। हमारे अंदर इतना दिमाग है कि हम कहीं भी आराम से जी खा सकते हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। हम चाहते तो अच्छी से अच्छी नौकरी भी कर लेते, लेकिन समाज के लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि समाज भी थोड़ा सा पढ़ लिख जाए, जागरूक हो जाए। यहाँ बड़ाई नहीं मैं कर रहा। राजनीति जो नेहा बहन के मुद्दे पर जो राजनीति, उसके साथ जो अत्याचार हुआ उस पर जो राजनीति कर रहे हैं, उनको मुँह तोड़ जवाब दीजिए। लिखिए उनको कि आखिर 13 दिन तक आप लोग कहाँ थे, जब समाज के समाज सेवियों ने उग्र प्रदर्शन वहाँ किया, सड़क
पर प्रदर्शन किया, हाथों में झंडे बैनर लेकर के वो वहाँ निकले थाने को घेरने के लिए, तब आप लोगों की नींद टूट रही है। ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए, राजनीतिक चेतना अपने अंदर लाइए, ये बहुत आवश्यक है, वरना कोई भी आपको बेवकूफ़ बना देगा और आपके वोट ले लेगा।